अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं न्यूक्लियर मेसल्स। हम चैप्टर कौन सा पढ़ रहे थे? चैप्टर नंबर 20 हम डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमने क्या पढ़ा था? हमने न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर को पढ़ा था, हमने एटॉमिक मेसल्स को पढ़ा था, और हमने क्या पढ़ा था? मैस स्पेक्ट्रोग्राफ पढ़ी थी हमने। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं न्यूक्लियर मेसल्स। तो ये वीडियो जो है वो अवेलेबल है स्टूडेंट्स के लिए, और वो लोग जो टेस्ट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको अक्सर बुक रीडिंग में मुश्किल होती है। तो आप अगर इस वीडियो को देख लेते हैं तो मैं यहाँ पर आपके लिए बुक रीडिंग भी कर देती हूँ, और जो हाँ कहीं पर आपको मुश्किल होती है तो वहाँ पर मैं समझा भी देती हूँ। तो अ, ये उन लोगों के लिए भी वैल्यूएबल है। ओके, लेट्स स्टार्ट। न्यूक्लियर मेसल्स. It is known that a kilogram mole of any element should contain Avogadro's number of atoms. ये हम जानते हैं कि किलोग्राम मोल जो होता है किसी भी एलिमेंट का, किलोग्राम मोल जो होता है वो कितने वो क्या कंटेन करता है? एवोगाड्रोस नंबर। एवोगाड्रोस नंबर कंटेन करता है 6.023 मल्टीप्लाई 10⁻26 एटम्स पर किलोग्राम मोल. Thus, the mass of an atom or a nucleus is of the order of 10 to the minus 27 किलोग्राम. जबकि हमने ये पढ़ा है कि जो मैस होता है किसी भी एटम का या न्यूक्लियस का वो 10 to the minus 27 किलोग्राम होता है. Since it is a small number, चूंकि ये एक small number है, therefore atomic and nuclear masses are expressed in terms of unified mass scale. हमने ये पढ़ा है कि जो मैस होता है एटम और न्यूक्लियस का उसको हम 10 टू इस पर माइनस 23 किलोग्राम के ऑर्डर में लिखते हैं. ठीक है, तो ये तो एक बहुत ही छोटी अमाउंट है, छोटा नंबर है. 10 टू इस पर माइनस 27 0.0000 इस तरह से करके है. तो ये एक बहुत ही छोटा नंबर है. इस वजह से हमने ये सजेस्ट किया है कि एटॉमिक और न्यूक्लियर मैसेज जो है उनको हम एक्सप्रेस करें इन टर्म ऑफ यूनिफाइड मैस स्केल. अब यूनिफाइड मैस स्केल क्या है? The unified mass scale is a scale based on assigning a mass exactly 12 to rest mass of the atom of carbon 12. यूनिफाइड मैस स्केल जो है ये एक ऐसा स्केल है जो हमारे पास किस पर बेस्ड है? Based on assigning a mass exactly 12 to the rest mass of the atom of carbon 12. On this scale, one mass unit called atomic mass unit. यूनिफाइड मैस स्केल पर एक मैस यूनिट को हम एटॉमिक मैस यूनिट कहते हैं, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं AMU के साथ, और ये इक्वल होता है 1/12 ऑफ द मैस ऑफ कार्बन एटम. ये कार्बन एटम को क्यों ले रहे हैं? क्योंकि कार्बन डेटिंग आपने पढ़ी होगी 10th में, वहाँ पर भी हमने कार्बन डेटिंग को डिस्कस किया था. कार्बन डेटिंग क्या होती है कि ये हमारे पास ना हमारा जो लाइफ टाइम होता है ना वो कैलकुलेट करने के लिए इस्तेमाल होती है. तो यहाँ पर उसने ये 1/12 ऑफ द मास ऑफ कार्बन, कोई और एटम भी तो ले सकता था. नहीं, क्यों? क्योंकि कार्बन डेटिंग जो है वो हम इस्तेमाल करते हैं इस पर्पज़ के लिए. ऑल अदर मेथड्स आर देन measured in this unit by comparison. बाकी तमाम जो मैसेज हैं उनको हम मेजर करते हैं इस यूनिट के कंपैरिजन में, AMU के कंपैरिजन में. द रिलेशन ऑफ AMU आर U टू द किलोग्राम. AMU को हम U से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं. टू किलोग्राम इज फाउंड एज फॉलो. उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं. mass of
6.23 मल्टीप्लाई 10 to the power 26 एटम्स ऑफ कार्बन 12 यानी एवोगैड्रोस नंबर किसके इक्वल होगा? 12 किलोग्राम के इक्वल होगा। ठीक। तो mass of one atom of carbon, ये इस अगर इतनी है तो एक एटम की ये जाके डिवाइड हो जाएगा इस साइड पर, तो हमारे पास 1.66 मल्टीप्लाई 10 to the power 27 किलोग्राम आ जाएगा। यानी कि 1 AMU हमारे पास किसके इक्वल है? 1.66 मल्टीप्लाई 10 to the power 27 किलोग्राम के इक्वल है। It is often convenient in nuclear physics to express certain masses in energy unit. न्यूक्लियर फिजिक्स में masses को एनर्जी की फॉर्म में लिखना आसान होता है। कैसे आसान है? क्योंकि हमें आइंस्टाइन मैस एनर्जी इक्विवेलेंस रिलेशन पता है, जिसके अकॉर्डिंग हम मैस को एनर्जी एनर्जी को मैस में लिख सकते हैं। तो हमारे पास अच्छा ये जो था ना, E is equal to mc square 1u 1 AMU भी लिख सकते हैं, ठीक है, is equal to 1.66 multiply 10 to the minus 27 किलोग्राम। C की वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करें तो ये आ जाएगी और यहाँ पर आ जाएगा 1.49 मल्टीप्लाई 10 to the minus 10। ठीक है, यहाँ पर ये अगर आप कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। इसको स्केयर लेंगी और इसको साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। सिंस 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, हमें पता है कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो 1.6 मल्टीप्लाई 10 to the minus 19 जूल्स के इक्वल होता है। तो 1 जूल इज इक्वल टू, हमने इसको चूंकि इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है तो यहाँ पर ये जूल 1 जूल किसके इक्वल होगा? ये डिवाइड हो जाएगा इस साइड। तो यहाँ पर हम 1 जूल की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 1 over 1.60 मल्टीप्लाई 10 to the minus 19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास देगा 9.31 मल्टीप्लाई 10 to the 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर हम इस पॉइंट को इधर उठा के ले जाएं, इसको हम राइट साइड पे मूव करवा दें, तो राइट साइड पे मूव करवाएंगे तो इसमें से 2 कम हो जाएंगे, यानी 931 मल्टीप्लाई 10 to the 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 930 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 1 जूल किसके इक्वल हो जाएगा? उसके अंदर कितनी एनर्जी होगी 1 जूल के अंदर? मैस को हम एनर्जी की फॉर्म में अगर एक्सप्रेस करना चाहें तो कितना होगा? 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और ये आपका क्वेश्चन भी आता है कि हम मैस को कन्वर्ट करें एनर्जी में, ठीक है, तो हम इस तरह से कन्वर्ट करें। Mass of electron, proton and neutron on AMU scale या फिर U scale, unified scale, mass of electron is equal to 9.10 multiplied 10 to the power minus 31। ये हमारे पास एक्चुअल मैस है इलेक्ट्रॉन का किलोग्राम में। अगर हम इसको यू में कन्वर्ट करेंगे, यू में किस तरह से आप कन्वर्ट करेंगे? इस तरह, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास ये हो जाएगा 5.485 मल्टीप्लाई 10 to the 4। और अगर हम इसे एमईवी में कन्वर्ट करेंगे, एमईवी में आप किस तरह से कन्वर्ट करेंगी? ये जो आपने यू की फॉर्म में वैल्यू निकाली है ना, इसको सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करके एमईवी में इसको एनर्जी की फॉर्म में लिख देंगे, ठीक है। मैस ऑफ प्रोटॉन भी ऐसे ही और मैस ऑफ न्यूट्रॉन भी इस तरह ही फाइंड कर सकते हैं। वैसे ये वैल्यूज याद करने की जरूरत नहीं होती, लेकिन अगर एमसीक्यूज में आ जाए तो आपको याद हो जाए, क्योंकि न्यूमेरिकल में वो दे देते हैं ये वैल्यूज। नेक्स्ट टॉपिक देखें।
mass defect एंड बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है? बाइंडिंग एनर्जी जो हमारे पास न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को न्यूक्लियस के अंदर जो एनर्जी जोड़ के रखती है ना, मैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को, उसको हम बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं। और मैस डिफेक्ट क्या होता है? मैस के अंदर जो थोड़ा सा डिफेक्ट आता है, यानी उसमें डिक्रीज आते हैं या फिर इंक्रीज आता है, उसको हम मैस डिफेक्ट कहते हैं। Why should a large unstable nucleus release energy when it fissions or a radioactive change takes place? एक आप लार्ज अनस्टेबल न्यूक्लियाई लेते हैं, वो एनर्जी रिलीज करता है जब आप उसमें फिजन करवाते हैं या फिर उसमें कोई रेडिएक्टिव चेंज आता है। तो फिजन क्या होता है? एक न्यूक्लियस है, एक बड़ा न्यूक्लियस है, उसको कन्वर्ट कर देना छोटे दो न्यूक्लियस में। अनस्टेबल न्यूक्लियाई को जब हम छोटे दो न्यूक्लियाई में कन्वर्ट करते हैं तो वो स्टेबल न्यूक्लियाई देता है। इसको हम फिजन कहते हैं। इसी तरह कोई भी रेडिएक्टिव अगर चेंज आता है, ठीक है, रेडिएक्टिव चेंज भी इसी तरह का ही आएगा। द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम डिपेंड ऑन द पोजिशन ऑफ द पार्टिकल इन द सिस्टम रिलेटिव टू ईच अदर। अब सिस्टम की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो किस चीज़ पे डिपेंड करती है कि हमारे पास सिस्टम में पार्टिकल्स जो हैं वो कहाँ-कहाँ पर मौजूद हैं, किस-किस पोज़ीशन पे मौजूद हैं। अ स्टेबल सिस्टम इज़ वन। स्टेबल सिस्टम वो होता है जिसमें हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो अपनी लोएस्ट पीक पे होती है। इन विच द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज़ एट इट्स लोएस्ट। आपने सबसे पहले क्या करना है? आपने देखना है कि हमारे पास जो पोटेंशियल, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी जो है वो डिपेंड भी पोजीशन पे करती है, हमें ये सब पता है। तो हम चेक करेंगे कि हमारे पास सिस्टम जो है वो कहाँ-कहाँ पर लाई कर रहा है, ठीक है? सिस्टम में जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे की निस्बत कहाँ हैं? अगर तो वो लोएस्ट पे हैं, ठीक है? तो हमारे पास जो सिस्टम होगा वो स्टेबल होगा। When an unstable system become more stable, अगर एक अनस्टेबल सिस्टम ज़्यादा स्टेबल हो जाए, ठीक है, more stable, it changes to a state of lower potential energy। यानी कि अगर कोई अनस्टेबल सिस्टम पहले अनस्टेबल था तो उसकी हाई एनर्जी होगी, हाई पोटेंशियल एनर्जी होगी। लेकिन जैसे ही वो स्टेबल होगा तो उसकी जो स्टेट है वो चेंज होकर लोअर पोटेंशियल एनर्जी पर आ जाएगी। द प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन द न्यूक्लियस आर हेल्ड टुगेदर बाय स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्सेस। स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्सेस की वजह से ही एक दूसरे के प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर बाइंड है, वरना इन्होंने बाइंड नहीं होना था, क्योंकि प्रोटॉन प्रोटॉन के साथ पड़ा है, उसने तो उसको रिपेल करना था। तो एक अट्रैक्टिव फोर्स है जिसकी वजह से ये बाइंड हुए पड़े हैं, जिसकी वजह से ये एक दूसरे को धक्के नहीं दे सकते। दैट प्रिवेंट द प्रोटॉन पुशिंग अवे फ्रॉम वन अनदर। जो हमारे पास क्या कहते हैं, जो हमें हमारे पास प्रोटॉन्स को महफूज करता है कि वो एक दूसरे को पुश ना करें, वो एक दूसरे को रिपेल ना करें एक दूसरे से। टू सेपरेट द प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन फ्रॉम वन अनदर, वर्क वुड नीड टू बी डन ऑन देम टू ओवरकम द स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस। और ये जो फोर्सेस जिन्होंने बाइंड करके रखा हुआ है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को, इनको हम न्यूक्लियर फोर्सेस कहते हैं। और हमारे पास अगर हमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को सेपरेट करना है तो हमें इतना इन पर काम करना पड़ेगा कि वो काम जो है वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस को भी ब्रेक कर दे। और न्यूक्लियर फोर्सेस बहुत स्ट्रॉन्ग है। हमारे पास चार फोर्सेस होती हैं बेसिकली नेचर में। ग्रेविटेशनल फोर्स होती है, और इस तरह की एक वीक न्यूक्लियर फोर्स होती है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होती है। वैसे इनके जो अरेंजमेंट है वो ग्रेविटेशनल फोर्स, फिर हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, फिर हमारे पास वीक न्यूक्लियर फोर्स और फिर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है और ग्रेविटेशनल फोर्स जो होती है वो सबसे वीकेस्ट फोर्स होती है, ठीक है। बेशक उसकी रेंज जो होती है वो इन्फिनाइट होती है, इसकी रेंज भी फाइनाइट होती है, लेकिन इसका जो अम, अ, वो है ना, स्ट्रेंथ है ना, वो बहुत ज़्यादा है।
तो अगर हमें प्रोटॉन या न्यूट्रॉन को एक दूसरे से सेपरेट करना है ना, तो फिर हमें उतना ही वर्क करना पड़ेगा कि हम स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस को ख़त्म कर सकें, ओवरकम कर सकें। The work needed to separate a nucleus into separate neutrons and proton is referred as binding energy of the nucleus। अब वो जो काम हमें ज़रूरत है ना करने के लिए, किसको ओवरकम करने के लिए? न्यूक्लियर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस को ओवरकम करने के लिए, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को सेपरेट करने के लिए, उसको बाइंडिंग एनर्जी कहेंगे। यानी कि बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है? बाइंडिंग एनर्जी वो काम होती है जो हमारे पास सेपरेट करती है किसको? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को। द वर्क नीडेड टू सेपरेट अ न्यूक्लियस into separate proton and neutron is referred as binding energy of the nucleus। Greater the binding energy of the nucleus, जितनी ज़्यादा binding energy होगी, greater greater the work that would be needed to separate the neutron। उतना ज़्यादा काम जो है वो ज़रूरत पड़ेगा न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को सेपरेट करने के लिए न्यूक्लियस में से एक दूसरे से। तो फिर इसका मतलब तो यही हुआ ना कि बाइंडिंग एनर्जी जो है वो यही है कि बाइंड करके रखने वाली, यानी न्यूक्लियर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को। लेकिन इसमें यहाँ पर ये कहा है कि फर्क है वो जो हमारे पास सेपरेट करते हैं न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को। फिर इसने कहा है ग्रेटर द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द न्यूक्लियस, जितनी ज़्यादा बाइंडिंग एनर्जी होगी, greater the work that would be needed to separate the neutron and proton in the nucleus from each other। उतनी ज़्यादा हमें फोर्स लगानी पड़ेगी जिससे बर्फ के पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ही स्ट्रांगली एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं, तो उसको तोड़ने के लिए हमें ज़्यादा काम करना पड़ता है। इसी तरह जितनी भी भारी चीज़ें, जितनी भी स्ट्रॉन्ग चीज़ें हैं, जैसे कि हम एक छड़ी ले लेते हैं जो बिल्कुल लचकदार होती है, जिसमें इलास्टिसिटी ज़्यादा होती है, तो उसके एटम्स जो होते हैं वो टाइटली बाउंडेड होते हैं ना, तो अगर हम उसको तोड़ेंगे ना, वो जब तोड़ते हैं ना हम लोग, तो वो अपनी शेप चेंज कर लेती है लेकिन टूटती नहीं है। तो वहाँ पर हमें वर्क ज़्यादा करना पड़ेगा क्योंकि उसकी जो एटम्स है वो बाइंड ग्रेटर एनर्जी के साथ है, क्योंकि उनकी बाइंडिंग एनर्जी ज़्यादा है। बाइंडिंग एनर्जी ज़्यादा होगी तो हमें काम भी ज़्यादा करना पड़ेगा उस चीज़ को तोड़ने के लिए। The mass of the nucleus is less than the mass of the number of separate proton and neutron। न्यूक्लियस का जो mass होता है ना वो कम होता है बनिस्बत सेपरेट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के। ठीक है, जब न्यूक्लियस प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलके बनता है ना, तो उस वक्त कुछ ना कुछ तो एनर्जी रिलीज होती होगी, कुछ ना कुछ मैस तो ज़ाया होता होगा, डिफेक्ट होता होगा उसमें। जब भी हम मतलब फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई भी ऐसी चीज़ है जिसको मैं मिला के और कोई और चीज़ बनाऊंगी, ठीक है, तो हो सकता है कि जो मैं जिन दो चीज़ों को मैं मिला रही हूँ उनका कुछ ना कुछ मैच गिर जाए या हवा में तहरीर हो जाए या कुछ भी हो जाए, तो जो नई चीज़ बनेगी उसका मैच तो उन दोनों से कम होगा ना। जैसे हमारे पेरेंट्स हैं, ठीक है, हम उनकी बच्चियाँ होती हैं, बच्चे होते हैं, और अगर देखा जाए तो हमारी जो ताकत होती है, हम जब यंग होते हैं तो हमारी जो ताकत है, हमारी जो स्ट्रेंथ है वो ज़्यादा हो जाती है उनकी निस्बत। पेरेंट्स जो होते हैं उनकी वो थक जाते हैं और वो उनकी इतनी एनर्जी नहीं रहती है। फॉर एग्जाम्पल, the mass of helium nucleus, which consists of two proton and two neutron, is 0.8% less than the mass of two proton and two neutron separated from each other। अगर हम एग्जाम्पल लें तो हम हीलियम न्यूक्लियस की लेंगे कि हीलियम न्यूक्लियस का जो मैस है, हीलियम किससे मिलकर बना है? दो प्रोटॉन, आई एम सॉरी, दो प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन से मिलकर बना है। जब दो प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन को हमने आपस में मिलाया है तो एक न्यूक्लियस बना है जिसको हमने हीलियम न्यूक्लियस का नाम दिया है। वो कहता है अब हीलियम न्यूक्लियस का जो मैस है
वो 0.8% कम है बनिस्बत ओरिजिनल 2 प्रोटॉन के और 2 न्यूट्रॉन के। दिस डिफरेंस इज कॉल्ड द mass defect of the nucleus। इस डिफरेंस को हम mass defect कहते हैं and is due to proton and neutron binding together when the nucleus is formed। और ये किसकी वजह से mass defect हुआ है? बाइंडिंग की वजह से। जब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को हम बाइंड करते हैं ना, उसकी वजह से हमारे पास यहाँ पर mass defect आता है। The binding energy of the nucleus can be calculated from the mass defect। mass defect से हम बाइंडिंग एनर्जी को भी कैलकुलेट कर सकते हैं using famous Einstein equation। binding energy is equal to mass defect multiplied by c square। Nuclear masses are usually expressed in atomic unit। nuclear masses को हम atomic masses को हम atomic mass unit में ही अक्सर जो है वो क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ पर रिलेशन दिया हुआ है जिसमें हमारे पास mass नंबर और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन का बाइंडिंग एनर्जी पर, ये हमारे पास mass नंबर है, ये हमारे पास बाइंडिंग एनर्जी किस तरह से मैसेज के साथ जो है वो इंक्रीज हो रही है और फिर उसके कर्व में हल्का सा डिक्रीज आ रहा है। ठीक है, तो ये एक ग्राफ है। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन, अक्सर आप लोगों की डेफिनेशन आती है इसकी। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन की डेफिनेशन लिखें। ऑफ ए न्यूक्लियस is the binding energy of the nucleus divided by the number of nucleons। Number of nucleons, nucleons क्या है? Proton और neutron in the nucleus। So binding energy divided by number of nucleon is called binding per nucleon। This quantity is a measure of the stability of nucleus। ये quantity जो है ये actually measure है किसका? Stability of the nucleus का। It can easily be calculated from for any nucleus। इसको हम किसी भी न्यूक्लियस के लिए कैलकुलेट कर सकते हैं आराम से। इसको mass effect को of known mass by the step below। Mass defect in atomic mass unit of the nucleus। Del m is equal to, फार्मूला क्या है mass defect का? Del m is equal to atomic number या फिर number of protons, mass of proton plus atomic mass minus atomic number यानी number of neutrons into mass of neutron minus कैपिटल M ए जेड, जो फुल न्यूक्लियस का जो mass है वो। तो del M is equal to number of proton into mass of proton plus number of neutron, ये number of neutron ही है ना, A minus J into mass of neutron minus mass of the nucleus। यहाँ से इसने mass of the nucleus को माइनस क्यों किया? क्योंकि हमारे पास अगर हम mass ऑफ प्रोटॉन और mass ऑफ न्यूट्रॉन को ऐड करें, ठीक है, सेपरेटली ऐड करें, तो वो ज़्यादा होगा बनिस्बत एक फुल न्यूक्लियस के, जिसको मैंने अभी mass effect का नाम दिया। Where MP is a mass of proton, Mn is a mass of neutron। The binding energy is 931 MeV था ना, तो इसको हमने mass effect लिख दिया। और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन, न्यूक्लियॉन क्या होता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन इज इक्वल टू ई बी डिवाइडेड बाय ए एटॉमिक मास। ठीक है, इसको हम पैकिंग फ्रैक्शन भी कहते हैं और अक्सर आप लोगों का न्यूमेरिकल भी आया होता है, तो फिर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं।
हालांकि इसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन को हम पैकिंग फ्रैक्शन भी कहते हैं. Note that Z is the number of proton of the nucleus, A is the number of neutron and proton या number of nucleon या atomic mass. Sorry. So A minus E is the number of neutrons in the nucleus. Example पर आ जाए. The mass of uranium 235 nucleus is इसका mass ये है AMU में. Mass of the proton ये है. Mass of the neutron हमने ये कैलकुलेट किया था. Calculate the binding energy per nucleon. बाइंडिंग एनर्जी हमने फाइंड करनी है. ठीक है. बाइंडिंग एनर्जी का हमारे पास फार्मूला क्या है? एम सी स्क्वायर. ओके. लेकिन अभी यहाँ पर हम देखते हैं. यहाँ पर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स यूरेनियम के 92 हैं. एटॉमिक मास जो है वो 235 है. तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने होंगे? ए माइनस जेड यानी 143. अब मास डिफेक्ट कैलकुलेट कर लेते हैं. मास डिफेक्ट हमारे पास क्या हो जाएगा? मास डिफेक्ट हमारे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन मल्टीप्लाई बाय मास ऑफ प्रोटॉन. ठीक है. मास ऑफ प्रोटॉन आपको न्यूमेरिकल में गिवन है. ये मास ऑफ न्यूट्रॉन भी गिवन है. प्लस number of neutron multiplied by mass of neutron minus the mass of full nucleus. ये mass of full nucleus. nucleus हम कौन सा ले रहे हैं? यूरेनियम का nucleus ले रहे हैं. सॉरी. क्या? I'm sorry. Let me show you. Okay. I'm sorry. एक तो बंद हो गया है. Okay. अच्छा हम किसके न्यूक्लियस को डिस्कस कर रहे थे? हम यूरेनियम के न्यूक्लियस को डिस्कस कर रहे थे. तो हमारे पास जो यूरेनियम का न्यूक्लियस है. ओके. ये देख. उसका हमारे पास जो मैक्स दिया हुआ है 243 234 99 333. तो ये हमारे पास इसको हम मल्टीप्लाई करके और माइनस करेंगे तो ये चीज़ हमारे पास आ जाएगी. ये हमारे पास मैस डिफेक्ट है. तो बाइंडिंग एनर्जी का हमने ऊपर फार्मूला क्या पढ़ा है? मैस डिफेक्ट मल्टीप्लाई बाय मैस डिफेक्ट मल्टीप्लाई बाय 931. तो यहाँ पर ये देखें 931 मल्टीप्लाई बाय मास डिफेक्ट इज इक्वल टू 1784 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट. हमें क्या चाहिए था? हमें चाहिए था बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन. तो न्यूक्लियन इसमें कितने हैं? नंबर ऑफ न्यूक्लियंस 235. ठीक है. एटॉमिक मास के इक्वल होता है ना नंबर ऑफ न्यूक्लियन. तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा? 7.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ न्यूक्लियंस. A graph of binding energy per nucleon number is shown in the figure 20.2. Remember that the greater binding energy per nucleon of the nucleus is more stable than nucleus is. जितनी ज़्यादा बाइंडिंग एनर्जी होगी किसी भी न्यूक्लियस की उतना ही वो ज़्यादा स्टेबल होगा क्योंकि उसको कोई भी आगे ब्रेक नहीं कर सकता. ठीक है. मतलब उसको एक प्रॉपर वर्क उस पर करना पड़ेगा उसकी बाइंडिंग एनर्जी को ब्रेक करने के लिए. द ग्राफ शोज दैट. अब अक्सर क्वेश्चन आता है
कि जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन का मैक्स नंबर के साथ ग्राफ दिया हुआ है उसको एक्सप्लेन करें। तो उसके लिए ये एक्सप्लेनेशन दी हुई है आपकी बुक में। बाइंडिंग एनर्जी per nucleon increase as the atomic mass increase to the maximum of about 1 mega electron volt per nucleon at about A is equal to 60, 50, 60 then decrease gradually। ये कह रहा है कि हमारे पास जो बाइंडिंग एनर्जी है ना उसका ग्राफ इंक्रीज होता है। ठीक है, कहाँ तक? 50-60 एटॉमिक मैसेज तक इंक्रीज होता है। चेक कर लेते हैं। ये 60, 80, लेट मी चेक। ये 60 तक इंक्रीज हो रहे हैं और फिर उसके बाद ग्रेजुअल डिक्रीज होने लगती है। एक तरह ये बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन इंक्रीज एज एटॉमिक मैस इंक्रीज। शुरू शुरू में जब एटॉमिक मैस इंक्रीज होता है तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन भी इंक्रीज होती है। मैक्सिमम ऑफ अबाउट 1 मेगा इलेक्ट्रॉन, हत्ता कि ये 1 मेगा इलेक्ट्रॉन तक भी पहुंच जाती है। एट अबाउट ए इज इक्वल टू 50 टू 60, 50 और 60, 50 से 60 के दरमियान ये 1 मेगा इलेक्ट्रॉन तक पहुंच जाती है एंड देन ग्रेजुअली डिक्रीज, और फिर ये डिक्रीज होने स्टार्ट कर देती है। The most stable nuclei at about A is equal to 50 to 60, since this is where the binding energy per nucleon is greater। क्यों 50-60 पर क्यों हमारे पास न्यूक्लियाई स्टेबल है? हमने कहा था कि जितनी ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी उतना स्टेबल न्यूक्लियाई, ऐसे ही कहा था। तो चूंकि हमारे पास जो बाइंडिंग एनर्जी है ना वो कहाँ पर सबसे ज्यादा 1 मेगा इलेक्ट्रॉन कहाँ पर आ रही है? 50 और 60 पर। Since this is where the binding energy per nucleon is greatest, तो इस जगह पर हमारे पास जो न्यूक्लियाई पड़े हैं वो स्टेबल होंगे। The binding energy per nucleon is increased when the nuclear fission of uranium nucleus occurs। Binding energy पर न्यूक्लियन जो होती है वो इंक्रीज होती है जब हमारे पास यूरेनियम की न्यूक्लियर फिशन होती है। Binding energy per nucleon is increased when the light nuclei are fused together। और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इंक्रीज होती है कब? जब लाइट न्यूक्लियाई जो होते हैं वो फ्यूज होते हैं, सॉरी, मिलकर फ्यूज होते हैं। When a uranium-235 nucleus undergoes fission, the two fragment nuclei each comprises about half the number of nucleons। जब यूरेनियम की फिजन होती है तो ये दो न्यूक्लियाई में सेपरेट हो जाते हैं। वो दो न्यूक्लियाई जो होते हैं वो हाफ ऑफ नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन से मिलकर बने होते हैं। Therefore, uranium therefore binding energy per nucleon increased from about 7.5 mega electron per nucleon for uranium to about 8.8 mega electron per nucleon for the fragments। क्या कह रहे हैं? यूरेनियम पेरेंट न्यूक्लियाई है ना, आगे जब फिजन इसकी होगी तो इसके दो डॉटर न्यूक्लियाई आएंगे। ठीक है, तो पेरेंट न्यूक्लियाई की एनर्जी जो है, बाइंडिंग एनर्जी है वो इतनी है 7.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जबकि जो डॉटर न्यूक्लियाई हैं, जो दो फ्रैगमेंट्स बने आगे जाके, जो दो डॉटर न्यूक्लियाई बने हैं वो हमारे पास 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रखते हैं। तो ये हमारे पास जो थर्ड और फोर्थ पॉइंट है वो इसी बेसिस पे लिखा गया है कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन जो होती है वो इंक्रीज होती है जब हमारे पास न्यूक्लियर फिजन हम करवाते हैं किसकी? यूरेनियम की। और बाइंडिंग एनर्जी जो होती है वो तब भी इंक्रीज होती है जब दो लाइट न्यूक्लियाई फ्यूज होते हैं टुगेदर। Thus the binding energy per nucleon increase by about 1 mega electron volt for every nucleon। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन जो होती है वो इंक्रीज होती है 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से
for every nucleon, हर न्यूक्लियन के लिए, which means that energy released from fission of a single fissionable nucleus is about 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और ये आपका एमसीक्यू एग्जाम है। The mass of uranium is 4 multiple 10 to the minus 25 kilogram. This is not important. Radioactivity. Radioactivity was discovered accidentally in Paris by Henry Becquerel। रेडियोएक्टिविटी जो है ये कोई मनचाहा एक्सपेरिमेंट नहीं है, मनचाही डिस्कवरी नहीं है, ये एक्सीडेंटली डिस्कवर हो गई थी रेडियोएक्टिविटी। So radioactivity was discovered accidentally in Paris by Henry Becquerel in 1896 when he was conducting research into the effect of X-ray on uranium compound। वो किस पर काम कर रहा था? वो एक्सरे पर काम कर रहा था। यूरेनियम कंपाउंड पर एक्स-रे का क्या इफेक्ट होता है वो ये चेक कर रहा था। He had discovered that certain substance exposed to X-ray glow। उसने देखा कि कुछ चीजें तो ऐसी हैं जो एक्सरे ग्लो से एक्सपोज हो रही हैं एंड कंटिन्यू टू ग्लो, और ग्लो होती मतलब दिखाई देती देती जा रही हैं। When the X-ray machine was switched off, लेकिन जैसे ही उसने हेनरी ने एक्सरे मशीन को बंद किया है, he wanted to know if the reverse effect was possible, कि क्या रिवर्स इफेक्ट पॉसिबल है, क्या वो अब ग्लो नहीं कर रही हैं। Namely emission of X-ray after the substance had been exposed to strong sunlight। उसने देखा है कि जब उन सब्सटेंस को उसने एक्सरे एक्सपोज के बाद एक्सरे के सामने एक्सपोज करने के बाद सनलाइट में लेके गया है तो वो फिर से चमक उठी है। In the readiness for a sunny day, he placed a wrapped photograph plate in a drawer with a small quantity of uranium compound in it। उसने क्या किया है कि बहुत ही मतलब तेज धूप वाला दिन था, तो उसने एक फोटोग्राफिक प्लेट ली है और उसको रैप करके उसमें यूरेनियम की छोटी सी अमाउंट रख के और ड्रा में रख दी है। आफ्टर सेवरल डल डेज, यानी अब सनी डेज नहीं कह रहा, अब कुछ डल डेज के बाद ही डिसाइडेड टू डेवलप द प्लेट्स। उसने सोचा है कि अब मुझे प्लेट्स को देखना चाहिए, उसका मुआयना करना चाहिए। एक्सपेक्टिंग टू ऑब्जर्व नो मोर देन अ फेंट इमेज ऑफ कंपाउंड। तो उसका ये मानना था कि मुझे एक फेंट सी इमेज मिलेगी कंपाउंड की, यानी कंपाउंड जो है वो थका हारा मुझे मिलेगा, कि वो ज़ाया हुआ मिलेगा। लेकिन he was therefore very surprised when he found a strong image on the plate। लेकिन उसे तो वो जो प्लेट फोटोग्राफिक प्लेट पे जिसमें उसने यूरेनियम का कंपाउंड रखा था, उस पर एक स्ट्रॉन्ग इमेज उसने देखी। He realized that the uranium compound was emitting some form of radiation। तो वहां पर उसने रियलाइज किया था कि यूरेनियम का जो कंपाउंड है वो इमिट कर रहा है कुछ रेडिएशन विदाउट हैविंग बीन एक्सपोज टू सनलाइट। सनलाइट के सामने मैं एक्सपोज ना भी करूं तब भी वो रेडिएशन जो है वो इमिट कर रहा था, क्योंकि उसने तो ड्रॉअर में रखा था ना सनलाइट से बचा के। फर्दर टेस्ट showed that the substance emit this radiation continuously even when stored in darkness for long period। फर्दर टेस्ट हुए तो ये पता चला कि ये कंपाउंड जो है वो रेडिएशन इमिट करता है कॉन्टिन्यूसली, चाहे इसको हम डार्कनेस में भी रख दें एक लॉन्ग पीरियड। दैट द रेडिएशन passes through glass but not through metal। लेकिन ये रेडिएशन जो है वो पास कर सकते हैं ग्लास में से, मेटल में से पास नहीं कर सकते।
The substance was described as radioactive. ग्लास में से तो ये पास कर सकती थी, लेकिन मेटल में से पास नहीं कर सकती थी, तो इनको हेनरी ने रेडियो एक्टिव का नाम दिया। Sorry, because it did not need to be supplied with energy to make it emit radiation, क्योंकि इसको किसी तरह की भी एनर्जी की ज़रूरत नहीं थी अपनी रेडिएशंस को इमिट करने के लिए। वो तो खुद ब खुद डार्कनेस में भी इमिट कर रहा था, उसे तो कोई रेडिएशंस हमने दी ना ही सनलाइट दी ना ही एक्सरे के सामने एक्सपोज किए। वो तो खुद ब खुद ही अपनी रेडिएशंस को इमिट कर रहा था, तो उसने उसको रेडियो एक्टिव का नाम दिया है एंड वाज देयर फॉर इमिटिंग रेडिएशंस एक्टिवली। बिकलेयर continued his research on X-ray। बिकलेयर ने ये एक्सरे पर जो रिसर्च थी वो कंटिन्यू रखी थी एंड पास द इन्वेस्टिगेशन ऑफ रेडियो एक्टिविटी ऑन हिज रिसर्च स्टूडेंट। और क्या किया था, ये रेडियो एक्टिविटी की जो डिस्कवरी थी, जो इन्वेस्टिगेशन थी, वो मैरी क्यूरी को दे दी थी। भाई आप लोग इसको, उस स्टूडेंट्स थे ना, तो उसने उसको दे दी कि आप लोग इसको करें। विद इन 2 years Marie Curie and her husband Curie had discovered other substances which are radioactive, including two new elements, radium and polonium. मैरी क्यूरी और 2 सालों में मैरी क्यूरी और उसके जो हस्बैंड था पीरी, उसने डिस्कवर किए और भी बहुत सारे सब्सटेंस। उन्होंने कहा और भी बहुत सारे सब्सटेंसेस हैं जो रेडियोएक्टिव हैं, उनमें 2 एलिमेंट रेडियम और पोलोनियम भी इंक्लूडेड थे। बिकलियर एंड क्यूरीज वर अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज इन फिजिक्स फॉर देयर डिस्कवरी। बिकलियर को और मैरी क्यूरी को प्राइज मिला था इस डिस्कवरी पर 1903 में। न्यूक्लियर रेडिएशन फ्रॉम रेडियोएक्टिव एलिमेंट, ये एक एटम है, इसमें से अल्फा रेडिएशन, गामा रेडिएशन, बीटा रेडिएशन पास हो रही है, इनको हम आगे डिस्कस भी करेंगे। The phenomena of spontaneous disintegration of heavier element Z is greater than 82। जो स्पॉन्टेनियस डिसइंटीग्रेशन का ये प्रोसेस है, ये जो फिनोमेना है हैवियर एलिमेंट्स के, हैवियर एलिमेंट्स से कौन सा मुराद है, जिनमें हमारे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन 82 से ज़्यादा होते हैं, into lighter element along with the emission of three type of radiation is called radioactivity। ये जो डिसइंटीग्रेशन का, स्पॉन्टेनियस डिसइंटीग्रेशन का जो फिनोमेना है हैवी न्यूक्लियाई के टू लाइटर एलिमेंट, कि हैवी न्यूक्लियाई जो है वो लाइटर एलिमेंट में फ्यूज हो जाए, ठीक है, या फिजन उनकी हो जाए, इस प्रोसेस को रेडियोएक्टिविटी कहते हैं। इसमें हमारे पास 3 तरह की रेडिएशन जो है वो इमिट होती हैं। These three type of radiations are known as alpha particle, beta particle, gamma particle. The element which possess this property is called radioactive element. Alpha particle is represented by alpha, consists of two proton and two neutron. Therefore, that is, these are um, पॉजिटिवली चार्ज हीलियम न्यूक्लियाई, 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन है, तो हीलियम न्यूक्लियाई है ये। अल्फा पार्टिकल्स एक्चुअली क्या है, हीलियम न्यूक्लियाई है। एन अल्फा पार्टिकल इज इमिटेड बाय वेरी लार्ज अनस्टेबल न्यूक्लियस। अल्फा पार्टिकल्स जो होते हैं ये लार्ज अनस्टेबल न्यूक्लियस में से इमिट होते हैं। अल्फा रेडिएशंस की प्रॉपर्टीज क्या है, इट इजली सॉल्व्ड बाय कार्डबोर्ड और थिन प्लेट। इसको हम कार्डबोर्ड या थिन प्लेट से रोक सकते हैं। इनकी मतलब पेनिट्रेशन पावर जो है वो बहुत ही लो है, क्योंकि कार्डबोर्ड और थिन मेटल से भी ये रुक जाती हैं। देन these are these have these radiations have very low penetration power, has a range in air
of no more than few centimeter. एयर में इनकी जो रेंज है वो फ्यू सेंटीमीटर तक है, उसके बाद खत्म. Ionized air molecule much more strongly than the other two types. हाँ, ये एयर मॉलिक्यूल को आयनाइज कर सकती हैं, स्ट्रांगली आयनाइज कर सकती हैं दूसरी दोनों टाइप से, यानी बीटा और गैमा की निस्बत दोनों टाइप से ये इजीली जो है वो आयनाइज कर सकती है मॉलिक्यूल्स को. तो हमारे पास अल्फा रेडिएशन है, ये सिर्फ पेपर को पेनिट्रेट कर सकती हैं, बाकी ये किसी चीज़ को पेनिट्रेट नहीं कर सकते. इनकी रेंज भी जो है वो फ्यू सेंटीमीटर है. बीटा रेडिएशंस या बीटा पार्टिकल्स जो होते हैं इलेक्ट्रॉन्स पर मुश्तमिल होती हैं. बीटा पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन पर मुश्तमिल होते हैं. ईच emitted that when a nucleus with too many neutron in disintegrate. एक बीटा पार्टिकल एमिट होता है जब हमारे पास कोई एक न्यूक्लियस जो होता है वो न्यूट्रॉन डिसइंटीग्रेट, बहुत सारे न्यूट्रॉन को डिसइंटीग्रेट करता है. A neutron is such a nucleus suddenly and unexpectedly changed to proton. In the process, an electron is created and instantly emitted from the nucleus. Beta particle, it's stopped by 5 to 10 millimeter of metal. यहाँ हमारे पास 5 से 10 millimeter of metal से भी stop हो जाता है. And has a range in air of about 1 meter. इसकी air में range कितनी है? 1 meter. Ionized air molecule less strongly than alpha particle. और ये हमारे पास एल्यूमिनियम फॉयल को पेनिट्रेट कर सकता है, पेपर को भी पेनिट्रेट कर जाता है और एल्यूमिनियम फॉयल को भी. gamma radiations gamma radiations consist of high energy photons. ये photons होते हैं. अल्फा हीलियम न्यूक्लियाई होता है, बीटा इलेक्ट्रॉन होता है, gamma radiations photons होते हैं, हाई एनर्जी photons होते हैं. A photon is a packet of electromagnetic wave. हमें पता है कि फोटोन क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का पैकेट है. A gamma photon is emitted from a nucleus with surplus energy after it was emitted in alpha and beta particle. Gamma radiation it stopped only by several centimeter of lead. ये lead से stop हो सकती हैं, बाकी ये स्किन को पेनिट्रेट कर जाती हैं, स्किन को डैमेज कर देती हैं, इंसानी जिस्म की जो टिश्यू सेल है ना उनको भी डैमेज कर देती हैं. हाँ, several centimeter of lead अगर हम इसके सामने रख देंगे ना तो then it will be stopped. As an infinite range in air, air में इसकी infinite range है. अल्फा पार्टिकल की सेंटीमीटर्स में है, बीटा पार्टिकल की मीटर में है और इसकी एयर की इसमें एयर की में इनफाइनाइट रेंज है. आयनाइज एयर मॉलिक्यूल मूव वीकली, ये बहुत कम आयनाइज करती है पार्टिकल्स को. आई थिंक इट्स एनफ and we have to discuss this. Let me check. Okay, this is not a big deal. We will discuss it tomorrow. As I am tired, I can't speak more. And question. Okay, thanks for watching. And uh, subscribe to this channel. और अगर आप किसी भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, टेस्ट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको ये सीरीज़ देखनी चाहिए. ये मैं बेसिकली जिन स्टूडेंट्स को लेक्चर से समझ नहीं आता और वो बुक से पढ़ना चाहते हैं उनके लिए बना रही हूँ जो जॉब के लिए पढ़ना तो चाहते हैं लेकिन उनकी हिम्मत नहीं होती बुक खोलने की. तो अगर आप लेटे लेटे या बैठे बैठे या यूट्यूब पर बंदा लेटा पड़ा है, कोई अपने 10-15 मिनट निकाल के और थोड़ी सी वीडियो देख लें, फिर थोड़ी देर बाद 10-15 मिनट में थोड़ी सी वीडियो देख लें,
तो इस तरह से आप बुक रीडिंग भी आपकी हो जाएगी। और आपको कुछ अगर समझ नहीं आता तो आप वो कमेंट बॉक्स में लिख देंगे, तो आई विल टेल यू अबाउट दैट थिंग। आई विल सॉल्व योर query, anything. Okay. Thanks for watching. Allah Hafiz.